हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो मैंने कल कक्षाएं ली थी, मतलब जो कल क्लास आने वाली थी, उसमें वॉइस की प्रॉब्लम होने की वजह से वो अपलोड नहीं हुई। वो टोटल 25 से 26 मिनट की क्लास थी आपकी। तो वही चीज़ें फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मैं जो कल पढ़ाया था वही चीज़ें। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम लोग सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन पर थे, और उसके आगे यानी कि जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पर बैंक रिपोर्ट आई है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है 2018 में, उसके विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण यानी कि सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन क्या है। तो ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो कि उपयोग के पश्चात निरर्थक हो जाते हैं। वे कुछ भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ उनका जैव निम्नीकरण पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, अर्थात जैव समुदाय इन्हें अपघटित अर्थात डिकम्पोज नहीं कर पाता है। और जब डिकम्पोज नहीं होता है तो वो अन्य कंपाउंड्स में, यौगिकों में टूटते नहीं हैं, और जब टूटते नहीं हैं तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कि वो जैव निम्नीकरण नहीं हो पा रहा है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कांच होते हैं, डिब्बे हो सकते हैं, पुराने आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, लोहा, बॉटल इत्यादि चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठोस अपशिष्ट, उसको अपघटन के आधार पर 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। पहले वे होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनको जैसे मान लीजिए कि कागज़, ठीक है, या उससे थोड़ी हैवी चीज़ें, दफ्ती, तो वो बायोडिग्रेडेबल है, उसे धीरे धीरे जो है जैव निम्नीकरण किया जा सकता है। फिर आपका आता है प्लाईवुड्स का जैव निम्नीकरण किया जा सकता है। वुड्स, उनका भी जैव निम्नीकरण हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा जो आता है वो होता है पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइकल हो सकता है। तो मैंने कल बताया था, अब लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि रिसाइकल में मैंने ये बताया कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो रिसाइकलेबल नहीं होती है, लेकिन थर्मोप्लास्ट में कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनको रिसाइकल करके हम लोग नई चीज़ें बना सकते हैं। अब रिसाइकल करते किसका है? तो मान लीजिए कि कोई बड़ा सा प्लास्टिक का टब खराब होता है, तो उसको रिसाइकल करके हम लोग टॉयज़ बना देते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद टॉय यानी कि खिलौने के सांचों में डाल करके, कलर डाल करके हम लोगों ने टॉय बना दिया, खिलौने बना दिया। और तीसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि जैव निम्नीकरण हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये होते हैं गैर जैव निम्नीकरण। अब ठोस अपशिष्ट में वो बहुत सारी वस्तुएं शामिल होती हैं जो कूड़े कचड़े में फेंकी जाती हैं, जिसमें सफाई कर्मियों द्वारा घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि से इकट्ठा करके सामान रखा जाता है। अब इसमें जो हम लोग को जीवन शैली में अगर हम लोग को कम करना है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि सॉलिड वेस्ट हमारी लाइफ से कम हो जाए, तो दोस्तों सबसे पहले यूज़ एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंको की पद्धति को कम करना पड़ेगा। सपोज करिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि आपके पास कोई सेलफोन है, कोई भी गैजेट है, सेलफोन है, और सेलफोन आपका 2 साल पुराना है। जस्ट बिकॉज कि वो 2 साल पुराना है और आप उसे रिफर्बिश करा सकते हो, उसकी स्क्रीन चेंज कर सकते हो, नया उस पर जो है टेम्पर्ड लगा सकते हो, बैक कवर उसका चेंज कर सकते हो। इतना करने से भी आप उस फ़ोन को या फिर एक बार क्लीनिंग के लिए दे के ठीक से उसकी साफ़ सफाई करा के उसे आप रीयूज़ कर सकते हो, अभी लंबे समय तक उसे 1 डेढ़ साल और यूज़ कर सकते हो। बट जस्ट बिकॉज कि उसकी स्पेस कैपेसिटी थोड़ी कम है, आप अपनी फ़ोटोज़ को डिलीट नहीं करना चाहते, या जो भी रीज़न है, आप उस फ़ोन को चेंज कर देते हो जस्ट फॉर पंप एंड शो, केवल दिखावे के राजनीति में। तो ऐसी स्थिति में जो आपका रिजेक्टेड आइटम होगा वो एक तरह का सॉलिड वेस्ट है और उसे कोई यूज़ नहीं करेगा। तो बेटर ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को तब तक यूज़ करने का प्रयास करें, तब तक उसे रिजेक्ट मत करें जब तक कि ऐसी स्थिति ना आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पर विश्व बैंक की रिपोर्ट आई 2018 में। रिपोर्ट क्या थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो रिपोर्ट थी 2018 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था, जो टाइटल था, वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखते हैं।
शीर्षक था व्हाट ए वेस्ट 2.0 अ ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू 2050। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट ए वेस्ट 2.0 अ ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू 2050, मतलब 2050 तक का इन्होंने एक विज़न अपना रखा, जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की आई है म्यूनिसिपैलिटी के लिए, ठीक है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑन सॉलिड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2018। अब इसमें क्या था, इसमें ये कहता था कि प्रत्येक वर्ष 2.01 अरब टन जो है वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि नगर पालिकाओं के ठोस अपशिष्ट निकलते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। और उसमें से 33% अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से निपटान नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसका जो डिस्पोजल है यानी कि निपटान है वो 33% का नहीं कर पाते हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा और कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसा माना जा रहा है कि 2050 आते आते ये सारा डेटा जो है यानी कि 70% तक जो है हम लोग इसका डिस्पोजल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। और पर ईयर की अगर बात करेंगे तो वो लगभग 3.4 अरब टन इतना हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस प्रकार का डेटा है। उसके बाद क्या बता रहा है, आगे के डेटा में कहता है कि ये जो अपशिष्ट या सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उसमें 44% ऑफ द सॉलिड वेस्ट ये खाद्य पदार्थ यानी कि एडिबल आइटम्स होते हैं। तो एडिबल आइटम्स आपके अगर क्लासिफाई करोगे तो किस में आएगा, तो ये बायोडिग्रेडेबल रहेंगे। वन सेक, यानी कि जैव निम्नीकरण हो सकता है इनका। नेक्स्ट आता है 17% की बात करते हैं तो इसमें पेपर या कागज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12% में आपके प्लास्टिक्स आते हैं और 5% ग्लास के आसपास ये है और 4% जो है मेटल्स आते हैं। तो जो ग्लास है ये नॉन बायो है, ये भी नॉन बायो यानी इस डिग्रेड नहीं होगा, नॉन बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक, ठीक है। रिपोर्ट आगे बढ़ती है और आगे ये कहता है कि इनकी जो टोटल कलेक्टिंग कैपेसिटी है वो 75% ही है, ठीक है। यानी कि टोटल हम लोग कलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये सोचे कि टोटल कलेक्ट कर पाते हैं तो टोटल कलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो ऑर्गेनिक वेस्ट का लिखा हुआ है परसेंटेज, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और सॉलिड मेटल्स का टोटल परसेंटेज यहाँ पर गिवन है। तो आप अगर इंडिया के टर्म्स में बताना चाहते हैं तो ये डेटा बताएंगे कि 48% लगभग ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कार्बनिक अपशिष्ट 8% के आसपास पेपर वेस्ट होता है, 9% प्लास्टिक्स और 2% जो होता है वो ग्लासेस एंड अदर मेटल्स में आता है। और कलेक्टिंग कैपेसिटी मैंने बता ही दी कि 75% के आसपास जो है कलेक्ट करते हैं, यानी कि 25% हमेशा छूट जाता है। जब आगे की ओर चलते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या प्रतिबंधित है, क्या प्रतिबंधित नहीं है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो पिछड़े देश है यानी कि नॉन डेवलपिंग या अनडेवलप्ड, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें से 90% से अधिक जो कचरा है वो प्रोहिबिटेड है यानी कि गैर प्रतिबंधित है, उसे नॉन प्रोहिबिटेड है यानी कि प्रतिबंधित ही नहीं है, ठीक है। और इन देशों में जो कचरा का मैनेजमेंट है यानी कि जो वेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा है वो टोटल म्यूनिसिपैलिटी के बजट का 20% तक ही हो सकता है, मतलब इससे बढ़ भी नहीं सकता। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि इस प्रकार की कंट्रीज में 1/3 ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी कि अपशिष्ट को, ठोस अपशिष्ट को, 1/3 ठोस अपशिष्ट को ओपन डंपिंग कर दिया जा रहा है या फिर बर्न कर दिया जा रहा है। तो बर्न करेंगे तो भी आपकी CO2, CO इस तरह की गैसेस निकलेंगी, ठीक है, SOx, NOx, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तो ये भी आपके ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को बढ़ोतरी करेंगी। और ओपन डंपिंग करेंगे
तो अगर उसमें प्लास्टिक्स हैं तो आपके एनिमल्स जो है अगर उसमें से कुछ खाते हैं तो एनिमल्स के अंदर जाएगा, वो कार्सिनोजेनिक या कैंसर कारक बनेगा, या फिर आसपास में जो एयर होगी वो पलूट हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कहा यह जा रहा है कि अगर फ्यूचर की बात की जाए, भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें अभी तक समझ में आ रही होंगी। अगर एक छोटा डेटा की बात करें, जो डेटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कल एक्चुअली क्लास ली ही थी, बता रहा हूँ बार बार, तो डेटा पहले से लिखा हुआ है। तो 2016 में जो नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादन हुआ, यानी कि शहरों से जो सॉलिड वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, वो 22.66 मीट्रिक टन या मिलियन टन जो है पर ईयर हो रहा है। और अगर बात किया जाए प्रति व्यक्ति के बारे में, तो हर आदमी 182 किलोग्राम प्रति वर्ष पर अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट जो है शहरों में, नगरों में निकालता है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें पर्यावरण पे तनाव कितना पड़ता है, क्या स्ट्रेस है इन्वायरमेंट पर, इन्वायरमेंट स्ट्रेस, पर्यावरणीय तनाव, पर्यावरणीय तनाव क्या है? तो पर्यावरणीय तनाव है 76.2 टन MSW टन मीट्रिक सॉलिड वेस्ट पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में इतना ज़्यादा जो है सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। इसमें क्या क्या है? डंपिंग है और जलाना है। फिर एक टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है देखते हैं। गिवन है कि ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो हमारा ठोस अपशिष्ट निकल रहा है उसका उपचार, ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो उपचार कर सकते हैं, पहला तो रिड्यूस कर दीजिए, उसको निम्नीकरण कर दीजिए, चाहे वो बायो निम्नीकरण हो यानी कि बायोडिग्रेडेबल हो या किसी और तरीके का हो। ठीक है, तो पहला निम्नीकरण हो गया। दूसरा रीयूज़ हो गया, ये भी मैंने आपको बताया। तीसरा तरीका है रिसाइकल करके उसको यूज़ कर लीजिए। रिसाइकल और रीयूज़ में अंतर है। रीयूज़ क्या होता है कि किसी चीज़ को रिफर्बिश करके फिर से यूज़ कर रहे हैं, तो रीयूज़ हो गया। रिसाइकल क्या है? रिसाइकल ये है कि उससे किसी नए सामान को बनाते हैं और फिर यूज़ करते हैं, जो मैंने टॉय का एग्जांपल दिया, प्लास्टिक्स टॉय, तो वो हो गया आपका रिसाइकल। लास्ट है डिस्पोजल। डिस्पोजल में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है भूमि फिल, यानी कि लैंड फिल्स आ सकता है, भूमि के अंदर उसको फेंक दिया। लैंड, जैसे मान लीजिए कि आपको घर बनवाना है, आपने न्यू या बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया, बेसिक स्ट्रक्चर में मिट्टी की जगह पे आप मिट्टी के साथ इन चीज़ों को, जो सॉलिड वेस्ट है, उन चीज़ों को डंप कर दिया, तो पहला तो लैंड फिल हो गया। दूसरा होता है ओशियन में डंप कर दिया, बट ओशियन की डंपिंग में प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ओशियन की डंपिंग में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो ओशियंस में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। तो जब ऑक्सीजन की उत्पादन ओशंस में ज़्यादा होता है और उसके बॉटम पर आप इस तरह के प्लास्टिक वेस्ट या सॉलिड वेस्ट को फेंकेंगे, जिससे वो डंप करेगा नीचे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एल्गीज हैं, जो कोरल्स हैं, ठीक है, जो अन्य जीव जंतु हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और एक तरह से आपका ओशियन ही प्रभावित होगा। उसके साथ साथ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि अगर कोई चीज़ डुबोई जाएगी तो वो अपने भार के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगी। तो जब आप सॉलिड वेस्ट डालेंगे, इतने मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, जितने भी मिलियन टन्स निकलता है, तो उतने मिलियन टन्स जाने पर क्या होगा कि उतना पानी राइज करेगा, यानी कि इसकी सहायता से भी वाटर जो है वो भी राइज कर रहा है। ठीक है, फिर आपकी बॉटम जो है वो तो ख़राब हो ही रही है, ओशियन बेड जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो ये भी बहुत एक आने वाले भविष्य में बहुत ही एक भयावह स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि जब ओशियंस प्रदूषित हो जाएंगे तो ओशियंस में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, प्राणी, फ्लोरा, फौना, वो सब कुछ प्रभावित होंगे। और जब सब प्रभावित होंगे तो ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं शॉर्टेज या इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। नेक्स्ट है आपका भस्मीकरण, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है? भस्मीकरण क्या है? भस्मीकरण मतलब होता है जला देना। सॉलिड वेस्ट को लिया, बिछाया और जला दिया। जला करके आप उस समय तो आपको लगेगा कि मैंने इससे मुक्ति पा ली है, क्योंकि
अगर 10 किलो सॉलिड वेस्ट आप जलाते हो तो जितना बचेगा वो 2 किलो के या 1.5 किलो के आसपास होगा। उस समय तो आपको लगेगा कि आपने इसको मिनिमाइज़ कर दिया है या किसी तरह से डिस्पोज कर दिया है, बट जलाने के बाद जो हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जो आपका एयर पल्यूट होती है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है सस्टेन करती है, रहती है आपके एटमॉस्फेयर में, और बहुत सारी हानिकारक बीमारियां भी उससे फैलती हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका, सबसे बेसिक बात यह है कि जब आप उसको जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आधा जला हुआ है और अगर पूरी तरह से जल गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल परसेंटेज जो हमारे इन्वायरमेंट में है, सॉरी एटमॉस्फेयर में है, वायुमंडल में है, वो होता है 0.03। 0.03% जो है CO2 हमारे वायुमंडल में होती है। तो अगर CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है तो आपको पता है कि CO2 इज अ गैस विच एब्जॉर्ब द हीट, ठीक है ना, या रिटर्निंग जो रेडिएशंस होते हैं उनको CO2 एब्जॉर्ब करता है, और CO2 मेन कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है उसमें CO2 मुख्य है, क्योंकि वो रिटर्निंग रेडिएशंस जो होते हैं सन के, उनको क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ओशियंस राइज करेंगे, ओशियंस राइज करेंगे तो जो लैंड फॉर्म्स हैं, जहाँ पर ज़मीनें, जो आइलैंड्स हैं, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे डूबेंगे। और जब आइलैंड्स डूबेंगे तो वहाँ की बस्तियाँ फिर अन्य शहरी क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में आएंगी। और अगर यही प्रोसेस लंबे समय तक चलेगा तो कुछ वो याद आता है जो आपका मनु के बारे में कहा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, जब मनु केवल शेष बचे थे और हिमगिर मतलब हिमालय के ऊपर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं। लिखा हुआ है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ठीक है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखरों पर बैठ शिला की शीतल छां, किसी चट्टान के नीचे बैठ करके एक पुरुष भीगे नैनों से, और एक पुरुष है जो कि भीगे नैनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह, वो पूरा मंजर देख रहा है कि द होल वर्ल्ड इज ड्राउनिंग इन द वाटर। तो कुछ वो ग्लेशियर मेल्ट होने जैसी स्थिति यहाँ पर जो है दिखाई गई है। तो इस तरह की स्थिति आने वाले अनेक वर्षों बाद, मतलब सैकड़ों वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, O2 या अन्य गैसें कंपैरेटिवली कम होंगी, उनका स्पेस कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होगा, वो हीट या रिटर्निंग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब अर्थ का तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और धीरे धीरे आपके ओशियंस के जो लेवल है, जो सी लेवल है, वो बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो सबसे पहले आइलैंड्स डूबेंगे, जो आपके द्वीप होते हैं वो डूबेंगे, फिर जो मेन लैंड्स हैं यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स के किनारे हैं वो डूबेंगे, और फिर धीरे धीरे ऊंची जगह पर वो पानी जाता रहेगा, तो जो पहाड़ होंगे वो बचेंगे। तो कुछ वैसा ही जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, और वैसा हो सकता है आने वाले हजारों वर्षों बाद। फिर आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? चौथा ऑप्शन है इसमें कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग है जैव उर्वरक निर्माण, ठीक है। चौथा है जैव उर्वरक निर्माण। देखिए मैं इसको एक बार और क्लासिफाई कर देता हूँ। पहले मैंने लिखा रिडक्शन, दूसरा लिखा रीयूज, तीसरा लिखा रिसाइकलिंग, और चौथा लिखा डिस्पोजल। अब डिस्पोजल के अंदर में हम लोग पढ़े, एक पढ़ा हमने लैंडफिल, दूसरा पढ़ा ओशियनिक डंपिंग, तीसरा पढ़ा इंसिनरेशन, और चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग मतलब होता है जिससे खाद का निर्माण करना, जैव उर्वरक निर्माण, उसको कंपोस्टिंग कहेंगे। तो उसमें क्या है, जो ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, सड़े गले, ठीक है, उनको हम लोग एक गड्ढा खोद करके उसमें डाल देंगे और फिर उससे खाद का निर्माण करेंगे, जो कि खाद क्या होगी, जैव उर्वरक होगी, यानी कि जीवित जीवों से, भोजन से, इत्यादि से बनाया है। उसमें केचुए डाल देंगे। केचुए क्या करेंगे, उन जीवित पदार्थों को खाएंगे, और जो एक्सक्रीट करेंगे, जो मल त्याग करेंगे, वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन रिच, पोटेशियम रिच होगा। तो उससे क्या होगा, वो बहुत ही अच्छी खाद होगी, जो कि हम लोग खेतों में मैन्योर की तरह से, खाद की तरह से यूज़ करेंगे। लास्ट आता है आपका पायरोलिसिस। किसी चीज़ का ताप अपघटन कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए लोहे है, ठीक, तो आप उसको ताप अपघटन से मेल्ट कर दिए और फिर रीयूज़ कर दिए, रिकंस्ट्रक्ट कर लिए। या अन्य कुछ चीज़ें हैं जिसको, जैसे मान लीजिए कि बोन्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको क्या करेंगे कि आपका ताप से ख़त्म कर दिए। या फिर प्लास्टिक्स ही हैं, या ऐसे वेस्टेज हैं जिनको हम लोग हीट करके
आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, डिस्पोज कर सकते हो, कम कर सकते हो, तो हम लोग ताप अपघटन करेंगे, पायरोलिसिस करेंगे। तो इसमें आपका बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें होता क्या है कि फ्यूल गैस यूज़ करते हैं, एसीटोन यूज़ करते हैं, चारकोल यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी मैं लगभग आपको सारी चीज़ें बता चुका हूं। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्मी कल्चर। यहाँ पर मैंने लिख रखा है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? जब भी खाद बनाते हैं तो वर्मी कल्चर की विधि का प्रयोग किया जाता है। और वर्मी कल्चर क्या है आपको पता है? वर्मी कल्चर इज बेसिकली स्टडी, आप कह सकते हो कि केंचुए का उपयोग किया जाता है इस कल्चर में, ठीक है। तो अब इससे आधी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, यानी कि कार्बनिक अपशिष्ट होंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध करने के लिए उन वेस्टेज में, ऑर्गेनिक वेस्टेज में केंचुओं को रख देते हैं। केंचुओं को रख देंगे तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को खाएंगे और खाने के बाद मलोत्सर्ग करेंगे, यानी कि एक्सक्रीट करेंगे। और जब वो मल निकालेंगे तो आपने देखा होगा कुछ खेतों में, अगर आप कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे एक भुरभुरा सा टीले जैसा स्ट्रक्चर। मैं फोटो बनाने की कोशिश करता हूं। ओह, ठीक है, कुछ ऐसा टीले जैसा स्ट्रक्चर आपने खेतों में देखा होगा। तो वो क्या है? वो केंचुए का मलोत्सर्ग है, यानी कि जब वो मल उत्सर्जित कर रहे हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो भुरभुरी मिट्टी की तरह से होता है। तो इस तरह से, इस प्रोसेस से हुआ क्या? इस प्रोसेस से ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट रिच होता है और ये कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है, यानी कि जैव उर्वरक के लिए जो है निर्माण करता है, जैव उर्वरक का निर्माण करता है। इस कल्चर को वर्मी कल्चर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। केंचुए को और क्या कहते हैं? तो किसान का मित्र कहते हैं। ओके, अब आता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हमने देखा ही है कुछ कुछ चीज़ें, फिर भी एक बार सुन लेते हैं हम लोग। मैं बोलता जाऊंगा, ध्यान से उन चीज़ों को सुन लीजिएगा। जहाँ पर कुछ लिखना होगा वहाँ पर मैं लिख दूंगा। मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ और जहाँ पर लिखने का आएगा वहाँ मैं लिखता जाऊँगा। चलिए, मैं बता रहा हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, मैनेजमेंट को मैं बहुत बार MGNT लिखता हूँ, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा। तो चलते हैं आगे, समझते हैं कि ये जो रूल आया था, ये मैं बता भी चुका हूँ कि कब आया था, 2016 में। तो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 2000 में पहली बार वर्ष 2016 में सुधार किया गया। जो 2000 का नियम था उसे 2016 में सुधार किया गया। क्या था? नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग, ठीक है, नियम 2000 का था, जो पहली बार अमेंड किया गया 2016 में। इसके अंतर्गत क्या क्या था? इसके अंतर्गत था कि स्थानीय अधिक मात्रा में संस्थानिक कचरा उत्पादक, बाजार संघ, कार्यक्रम आयोजक, होटल, रेस्टोरेंट के अपशिष्ट छटाई के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों के साथ प्रबंधन में साझेदारी के नियम बनाए गए। फिर अपशिष्ट एकत्रित करने के लिए अपशिष्ट डीलरों को राज्य सरकार द्वारा नियोजित प्रणाली में सम्मिलित करने तथा स्वयं सहायता समूह, जिसे SHG कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा है कि अगर कोई इस तरह की गंदगी या कचरा फैलाता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी या जुर्माना लगाने का प्रावधान है, ठीक।
नेक्स्ट है आपका नियम के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आएगा। इस नियम के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। रेलवे स्टेशन, एरोड्रम, बंदरगाह, डॉकयार्ड, ठीक है, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज, ओके, रक्षा प्रतिष्ठान, डिफेंस कॉरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक। इसके साथ साथ समस्त राज्य, केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला, तीर्थ स्थान, पिलग्रिम्स, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे जो है धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल इसके अंडर में कवर किए जाएंगे। अब देखिए अगला टॉप पॉइंट क्या है, इसमें कह रहा है कि 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले जो भी नगर निकाय होंगे 2 वर्ष के भीतर, 2016 में ऐसा कहा गया कि 2 वर्ष के भीतर उन्हें सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना का प्रावधान करना होगा, और 1 लाख से कम आबादी वालों को 3 वर्ष के भीतर स्टैंड अलोन क्लीन लैंडफिल की स्थापना करनी होगी। अब इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट एक्ट आते हैं जो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, क्या क्या आता है, आता है आपका निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2015, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2015। फिर आता है खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीमा पार आंदोलन नियम 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016, ई कचरा प्रबंधन नियमावली 2016, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016, ठीक। इतने नियम आते हैं। अब इसके साथ में हम लोग चलते हैं कुछ आगे की चीज़ पर जो मैंने यहाँ पर बताया होगा। जैसे हम लोग समझेंगे ई वेस्ट क्या है, मैं रीड आउट करता जाऊँगा, जो चीज़ें टफ होंगी मैं उन्हें बता दूंगा, जो चीज़ें आसान होंगी मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। कुछ इसमें से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको खुद पढ़ने होंगे, तो मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले समझते हैं ई वेस्ट क्या है। तो इस फोटो पे आ जाइए, यहाँ पे 7-8 चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। अदर्स कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें प्रिंटर कीबोर्ड माउस इत्यादि चीज़ें हैं। सेलफोन्स दिखाई दे रहे हैं, कंप्यूटर्स दिखाई दे रहा है, मॉनिटर दिखाई दे रहा है, प्रिंटर्स दिखाई दे रहे हैं, ऑडियो वीडियो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, स्मॉल डिवाइसेस दिखाई दे रही हैं। इसके साथ मिक्सर, जूसर, फ्रिज, ठीक है, टीवी हम लोग की, और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं, ठीक है ना, प्रेस हो गया, मतलब आयरन हो गया हम लोग का, और भी जितनी चीज़ें हैं ऐसी जो भी आपको आसपास में दिखाई देती हैं। ओवन आता है, ठीक है, ट्रिमर आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये AC आती है, ये सब कुछ क्या है, एक टाइम बाद जब ख़राब हो जाएगी, जब कंप्रेसर AC का ख़राब हो गया, डक्ट उसके अंदर ख़राब हो गई, फ़ैन ख़राब हो गया उसका, तो फिर वो AC पूरी तरह से डिब्बा बची और कुछ नहीं बचा। तो आप क्या करोगे, उसको वेस्ट में निकाल दोगे, ठीक है। चूँकि एयर कंडीशनर जो अब आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट हो रहा है, इसलिए मैंने उसका नाम लिया है। पहले जो एयर कंडीशनर आते थे वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट नहीं होते थे। अब क्या होता है, अब वो AQI भी देगा, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी बताएगा, एयर की क्वालिटी कैसी है ये भी बताएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक कूलिंग ले आ देगा, सेलफोन के साथ वो अटैच हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हो गया है। समझते हैं ई वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं ई वेस्ट क्या है। ई वेस्ट मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सबको सम्मिलित किया जाएगा
जो कि उपयोग करने के बाद बेकार हो गए हैं, जिसमें बहुत सारी रासायनिक और भारी धातुएं जैसे शीशा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कैडमियम, केबल, बेरिलियम, क्रोमियम और अन्य इंजूरियस मेटल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोग के लिए कि कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे। अगर वैश्विक उत्पादन की बात की जाए, वर्ल्ड वाइड बात की जाए, तो WEF ने कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा 2018 में कि लगभग पूरे वर्ल्ड में 50 मिलियन टन ई कचरे का उत्पादन होता है। 50 मिलियन टन ई वेस्ट निकलता है। इसमें सबसे ज़्यादा चाइना, आपको पता ही है, सारे सेलफोन और बहुत सारी चीज़ें चाइना ही बनाता है, फिर USA, फिर जापान, उसके बाद इंडिया आते हैं। ठीक है, तो चाइना में लगभग 7.2 मिलियन टन आता है, फिर 6.3, फिर 2.1 और इंडिया लगभग 2 मिलियन टन आता है। अब पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट करना क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो जरूरी क्यों है, क्योंकि समझते हैं, ई वेस्ट इज अ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ओल्ड, एंड ऑफ लाइफ और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। कोई भी ऐसा सामान जिसका समय खत्म हो गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है हम लोग के द्वारा, मतलब अब उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहेंगे। इट इंक्लूड्स देयर कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल पार्ट एंड स्पेयर्स। उसके सारे पार्ट जो है हम लोग के ई वेस्ट कहलाते हैं। लॉज टू मैनेज ई वेस्ट हैव बीन इन प्लेस इन इंडिया सिंस 2011 से लॉ जो है मैनेज करने के लिए आ रहा है ई वेस्ट को, मैंडेटिंग दैट ओनली ऑथराइज डिसमेंटलर एंड डिसाइकलर्स कलेक्ट ई वेस्ट। केवल ऑथराइज लोग हैं जो कि ई वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 वाज इनेक्टेड इन 2017। अभी मैंने जो ई वेस्ट का मैनेजमेंट रूल बताया 2016 वाला, उसे इनेक्ट किया गया 2017 में। उसके अकॉर्डिंग केवल ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग होंगे जो कि ऐसे ऑथराइज डिसमेंटलर होंगे, रिसाइकलर होंगे, जो कि ई वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट्स हैव बीन सेटअप इन भोपाल, मध्य प्रदेश। तो भारत की पहली ऐसी क्लिनिक जो कि सेग्रीगेट करेगी, अलग अलग छांटेगी, उसको प्रोसेस करेगी फिर से और डिस्पोज करेगी, यानी कि उसका निपटान करेगी ई वेस्ट का, हाउस होल्ड चाहे हो चाहे कमर्शियल हो। ये खोली गई है, आपका पहली यूनिट जो थी भोपाल मध्य प्रदेश में खोली गई है। ठीक, ई वेस्ट जनरेशन कितना होता है, तो CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि केंद्रीय प्रदूषण रोकथाम बोर्ड जो है, उसने कहा कि इंडिया जो है 10 लाख टन से ज़्यादा ई वेस्ट निकाली है, जो कि 7 लाख टन 2017-18 के कंपैरिजन में अधिक है। और चिंता की बात यह है कि कैपेसिटी जो है 42 लाख टन 2017-18 में थी, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं की गई है। फिर 2018 में ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कहा कि 95% जो ई वेस्ट होता है वो रिसाइकल करती है इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा इंडिया, और स्क्रैप डीलर उसको अनसाइंटिफिकली डिस्पोज कर देते हैं, चाहे डिसॉल्व कर देते हैं एसिड में या फिर बर्न कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। कंसर्न क्या है, चिंताएं क्या क्या है। टॉक्सिसिटी, आपको पता है टॉक्सिक होता है ये, तो ई वेस्ट कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट सच एज ए लेड, ध्यान रखिएगा, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल्स। इस तरह की चीज़ें जो है इसमें होती हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, यानी कि ह्यूमन हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। इफेक्ट ऑन ह्यूमन क्या है, सम ऑफ द मेजर हेल्थ इफेक्ट्स इंक्लूड सीरियस इलनेस सच एज ए लंग कैंसर, जो हमें लंग का कैंसर या फेफड़े का कैंसर होता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो हमें श्वसन की बीमारी, सांस की बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस, ब्रेन डैमेज इत्यादि चीज़ें जो है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम, इन टॉक्सिक चीज़ों को इनहेल करने से, इन दोषयुक्त चीज़ों को इनहेल करने से होती है, सूंघने से होती है। एक्सपोजर टू हैवी मेटल एंड अलाइक, और अगर किसी हैवी मेटल या भारी धातु के संपर्क में मनुष्य आता है तो उससे भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे पर्यावरण पर यह प्रभाव पड़ता है कि इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डस है, बहुत ही खतरनाक है। जैसे ग्राउंड वाटर, जो हमारा भूमिगत जल है, उसको पलूट करता है, एसिडिफिकेशन कर देता है, सॉलिड में एसिड का मात्रा जो है बढ़ा देगा, जिससे जो फसलें होनी चाहिए जितनी अच्छी उतनी अच्छी नहीं होंगी। उसके बाद ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट तो कर ही रहा है, और एयर पोल्यूशन के साथ साथ ये आपका
पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं उसके जो रेमनेंट्स अदर रेमनेंट्स है उसको बर्न कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ई वेस्ट का फोटो बना हुआ है कि किस तरह से जो है ई वेस्ट फेंके रहते हैं। तो मैंने आपको यही समझाया था कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो ई वेस्ट को मत फेंकिए, और अगर फेंक रहे हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि जिसमें आपकी हेवी मेटल्स या अन्य इंजूरियस चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं, अगर वो यूज़ की जा सके पुनः, यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई भी सेलफोन ख़राब हुआ, अगर आपको लगता है कि इसके बैटरी का या कैमरे का किसी और चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि उसका यूज़ आप लोग करिए और रिसाइकिल करवाने की कोशिश करिए। अब क्या है, ई कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ई कॉम्प्लेक्स। तो ये टॉपिक क्या है, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले साइंटिफिक ई अपशिष्ट यानी कि ई वेस्ट साइकिल यूनिट जो है सितंबर 2005 में स्टार्ट की गई। इसमें क्या था कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस थे, उपकरण थे, उनके पुनर्चक्रण और पुनर्यूज को बढ़ाया गया। ठीक है, रिसाइकिल और यूज किया गया, जो कि आता है आपका मैनेजमेंट रूल के अंदर में। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल एक बार फिर से सुन लेते हैं। ई वेस्ट इन इंडिया, पहले ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल मैं आपको बताता हूँ। ई वेस्ट इन इंडिया क्या है, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया इज मैंडेटेड अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट जो है वो जरूरी था, 2016 के अंदर में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इंडिया लेकर के आती है। सम ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ द रूल इंक्लूड्स ई वेस्ट क्लासिफिकेशन, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत सारे इसके ई वेस्ट की क्लासिफिकेशन करिए, उसके बाद EPR लीजिए यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, कलेक्शन टारगेट रखिए, रिस्ट्रिक्शन लगाइए इंपोर्ट पर ई वेस्ट कंटेन हैजार्डस मेटल के जो होते हैं, यानी कि ऐसे ई वेस्ट जो जिसमें कि हैजार्डस मेटल यूज़ हो रहा है उसको आप इंपोर्ट ही मत करिए, कंट्री में ही मत इंपोर्ट करिए। ठीक है, अगर हैजार्डस मेटल का उन चीज़ों में प्रयोग किया जा रहा है। देयर आर टोटल जो है 312 ऑथराइज रिसाइकलर्स थे ई वेस्ट ऑफ इंडिया में। आप ये डेटा एक बार ही चेक कर लीजिएगा कि अभी ये बढ़ के कितने हो गए हैं, हालांकि ये चीज़ें पूछेगी नहीं। ठीक है, तो कैपेसिटी जो है ट्रीटिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलो टन का एनुअली जो है ट्रीटमेंट हो रहा है। फॉर्मल साइकिल कैपेसिटी रिमेन्स अंडर न्यूट्रलाइज बिकॉज 90% ऑफ द ई वेस्ट स्टिल हैंडल्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर। तो 90% जो है इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा अभी भी हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अंडर यूटिलाइज है, अभी पूरी तरह से जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसका उतना नहीं हो पा रहा है। ऑलमोस्ट लगभग ओवर ए मिलियन पीपल इन इंडिया, 10 लाख लोगों से ऊपर भारत में आर इन्वॉल्व इन मैनुअल रिसाइकल ऑपरेशन। वो मैनुअल यानी कि एक जो तरीका होता आया है, ठीक है, मैनुअल तरीके से, किसी मशीनी वे में नहीं, मैनुअल तरीके से जो है ये रिसाइकिल के ऑपरेशन को कर रहे हैं। वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है और इसलिए एम्प्लॉयमेंट का इशू जो है उनको ट्रैक करना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इट्स हार्ड टू ट्रैक द इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एज ए वर्कर्स राइट, की उनके क्या क्या राइट हैं, क्या अधिकार है, रीन्यूमरेशन, कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स, क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ किया जा रहा है। लाइक ग्लास की बॉटल आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ग्लास की बॉटल को तोड़ रहे हो एक प्लेस पर ले जाके, या फिर प्लास्टिक वेस्ट हैंडल कर रहे हो तो उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। कैडमियम या मरकरी किसी तरह से आपके सांस में जा रही है, आने वाले 20 साल बाद आपको लंग का कैंसर या हार्ट की डिजीज़ हो रही है, कोरोनरी डिजीज़ हो रही है, तो उन चीज़ों को कैसे देखेंगे जब रजिस्टर ही नहीं है, तो पता ही नहीं चलेगा कि ड्यू टू विच कॉज उनकी डेथ किस कारण से हो रही है। फिर कह रहा है कि लेबरर्स आर फ्रॉम वल्नरेबल सेक्शन, जो लेबरर हैं वो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन से आ रहे हैं, सोसाइटी के बहुत ही नीचे तबके से आ रहे हैं। लैक ऑफ द फॉर्म ऑफ बार्गेनिंग पावर, उनके पास बार्गेन करने का भी पावर नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि 200 रुपये देंगे तुम बॉटल कलेक्ट करके दो, तो उसी में मान जा रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं स्टैंडर्ड कम से कम 500 रुपये होने चाहिए, दिहाड़ी जिसको वेजेस कहते हैं, ठीक है। आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट, वो अपने राइट के लिए अवेयर नहीं है। दिस इज द सीरियस इंपैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट सिंस नन ऑफ द प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द वर्कर्स ऑफ द सोशल डीलर, लोकल डीलर, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर जो है एनवायरनमेंट का वो लोकल डीलर के द्वारा फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। ठीक, होता क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोडक्शन हुआ किसी चीज़ का, यूज़ कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर दिए, उसको कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और रिकवर करेंगे, फिर से उसी चीज़ को प्रोडक्ट करेंगे। ये जो बीच की प्रोसेस है ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग कहलाती है। अब आता है आपका
ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। एक बारी मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी चीज़ें आपको आज होमवर्क दे दूंगा कि कुछ चीज़ें आप खुद से करिएगा। जैसे जो नई नियमावली आती है, ठीक है, जो नया रूल रेगुलेशन आता है उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है कि ई वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और उपभोक्ता वस्तुओं के अतिरिक्त पुर्जों, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इन सबको शामिल कर लिया जाता है। उसके साथ CFL जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लैंप आप लोग यूज़ करते हैं, CFL जो बीच में आया था, अब तो LED बल्ब आ गया है, तो CFL जो यूज़ होता था उसमें क्या करते थे कि मरकरी लाइटों को स्थान दे दिया गया है कि वो भी जो है ई वेस्ट है। नियम को लागू होने के भीतर विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR योजना के अंतर्गत उत्पादित कचरे की 30 से अधिक % की सफाई की जाएगी। तीसरे और चौथे साल में 40% से अधिक, पाँचवें और छठवें में आपका 50% से अधिक, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे और चौथे साल में 40%, पाँचवें और छठवें में 50%, और सातवें या उसके बाद जो है 70% जो है निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। EPR के बारे में मैंने बता दिया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस योजना के तहत उत्पादित करके 30% की सफाई कर दी जाएगी। अब इसके अंदर में कुछ महत्वपूर्ण नियम आते हैं जो मैंने यहाँ लिख के रखा है। क्या क्या आता है? कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 यानी कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। फिर आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 यानी कि ई कचरा प्रबंध नियम 2016। फिर आता है जैव चिकित्सीय यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 यानी कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। फिर आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 यानी कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016। फिर आता है संकटपूर्ण एवं अन्य अपशिष्ट सीमा पार तथा स्थान परिवहन नियम 2016, हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2016। ये पांचों नियम, ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हैं। भारत में क्या है ई अपशिष्ट उपचार? तो जो मैं लास्ट टॉपिक आपको बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि ई वेस्ट का कैसे रेमेडिएशन करेंगे आपका इंडिया में। तो सबसे पहले प्योरीफिकेशन कर सकते हैं कि प्योरीफिकेशन करेंगे। प्योरीफिकेशन में क्या होगा कि ई अपशिष्ट से धातुओं को पृथक कर देंगे, उसके बाद उनको शुद्ध कर देंगे। फिर विखंडन के अंतर्गत ई वेस्ट को एकत्रित करेंगे फैक्ट्री में इत्यादि जगहों पर, धातु को अलग कर देंगे, अन्य पदार्थों को किसी कंटेनर में अलग डाल देंगे। फिर क्या करेंगे? परिशोधन में गैस, द्रव अलग अलग परिशोधन करेंगे, गैसेस के थ्रू करेंगे, लिक्विड्स के थ्रू करेंगे। उसमें धातु और अन्य पदार्थ जो शेष रह जाएंगे उसे प्राथमिक उपचार कहेंगे। तो ये याद रखिएगा कि प्राइमरी रेमेडिएशन में क्या होता है कि धातु और अन्य पदार्थ शेष रह जाएंगे, ठीक। और सेकेंडरी में क्या होता है, उसका विखंडन, फर्दर विखंडन कर देंगे, धातु और उससे संबंधित पदार्थों को अलग कर देंगे, जिससे अपशिष्टों के आकार में कमी आ जाएगी। तो ये हो गया सेकेंडरी रेमेडिएशन। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है? तो आपको पता है कि 3 टाइप की प्लास्टिक होगी। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है कि 3 टाइप की प्लास्टिक होगी, ठीक है। प्लास्टिक में क्या होगा? मेसो होगा, मैक्रो होगा और माइक्रो होगा। माइक्रो में आती है 1 से 5 mm तक की, 5 mm से 25 mm तक की, और 25 से प्लस होती है तो मैक्रो में आती है। प्लास्टिक को लेकर के गंभीरता कब आई? 1950 से 1970। प्लास्टिक उत्पादन बहुत कम मात्रा में था तो प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना बहुत आसान था। लेकिन क्या हुआ कि अगले 2 दशक में प्लास्टिक का उत्पादन 3-4 गुना अधिक बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर अगर 10 किलो हो रहा था तो क्या हो गया? 60 किलो, 70 किलो, 50 किलो होने लगा, ठीक है, 4 गुना अधिक बढ़ गया। तो इतना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस हो गया 2000 के बाद कि जितना पिछले 40 वर्षों में हुआ था उतना आपका 2000 के दशक में हो गया। यानी कि 2000 से 2010 तक में पिछले 40-50 साल का बराबर हो गया। इस समय क्या होता है कि 30 करोड़ मीट्रिक टन, 30 करोड़ मीट्रिक टन जो है प्लास्टिक पोल्यूट किया जाता है एक साल में, तो जो कि टोटल मानव जनसंख्या के बराबर है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्लास्टिक को डंपिंग क्षेत्र में अगर हम लोग डालते भी हैं तो उनसे भी पर्यावरण को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 99% से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले से प्राप्त रसायनों द्वारा
किया जाता है। ये सभी अस्वच्छ और अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये अनक्लीन एनर्जी के सोर्स है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल टाइप है। यही स्थिति अगर बनी रही तो 2050 तक कुल तेल खपत में प्लास्टिक उद्योग का योगदान लगभग 20% हो जाएगा। दुष्प्रभाव क्या है कि उसमें डाइऑक्सिन्स कंपाउंड्स होते हैं, विषैले रसायन होते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन कर देते हैं, जन्मजात विकृति आती है, कैंसर होता है, थायराइड, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम, श्वसन से संबंधित, प्रतिरक्षा में नकारात्मक प्रभाव, मोटापा, डायबिटीज़, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें पैंथलेट्स और बाइफेनॉल्स ए मानव में कैंसर का और हृदय रोग का कारण बनते हैं। कौन होता है? PHT। फिर से मैं लिख देता हूं, ठीक है, फैथलेट्स और बाइस्फेनॉल ए क्या करते हैं? कैंसर और हृदय, कोरोनरी डिजीज़। उसके अलावा प्लास्टिक की थैलियाँ हवा में उड़ के, कचड़े में उड़ के जल प्रवाह के साथ जल को भी दूषित करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को जो है एक बार आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ टॉक्सिक हॉटस्पॉट एक टॉपिक है, टॉक्सिक हॉटस्पॉट। लेकिन क्लाइमेट चेंज का मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा, ग्लोबल वार्मिंग का, तो मैं इसमें बताऊँगा आपको टॉक्सिक हॉटस्पॉट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जितने भी कन्वेंशन हो रहे हैं आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो भी पोल्यूशन या फिर अन्य चीज़ें जो भी हैजार्डस चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन हुए हैं वो सबको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, नेक्स्ट क्लास करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 2 क्लास से आप हर एग्ज़ाम में लगभग 1 प्रश्न पा जाएंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ 1 प्रश्न पाएंगे, आप 2 भी पा सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए केवल 2 लेक्चर देख के अगर आप 2 क्वेश्चन पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।